नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जय भगवान। आपका जेबीज सोशल साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं 9th क्लास के चैप्टर 1 के बारे में उनके जो प्रश्न को उत्तर दूंगा मैं, ताकि आपको इस पाठ को समझने में आसानी हो। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, 9th क्लास के विद्यार्थियों, इतिहास का जो पहला लेसन है उसका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो 9th क्लास में हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति को समझना बहुत आवश्यक है। तो फ्रांसीसी क्रांति किन परिस्थिति में हुई और उस फ्रांसीसी क्रांति के लिए कौन से फैक्टर्स, कौन से कारण थे जिनके कारण ये क्रांति हुई, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति भारत के इतिहास में क्या पूरे संसार के इतिहास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत बड़ा तथ्य है, कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये है कि एक समय में इतिहासकार ये कहते थे कि यदि फ्रांस में कोई छींकता है तो पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में जुकाम हो जाता है। तो ये इस बात से फ्रांस का महत्व का पता लग सकता है। तो फ्रांस में क्रांति जो हुई वो 1789 से 1815 तक चली। उस क्रांति के क्या कारण थे? फ्रांस के राजा लुई 16वें को धन की आवश्यकता थी। इस जरूरत ने उसे फ्रांस की एस्टेट जनरल यानी कि प्राचीन सामंती सभा के अधिवेशन को बुलाने के लिए सहमत होना पड़ा। उसकी नए कर्ज लेने और करों को लगाने की सहमति चाहता था। 14 जुलाई 1789 को सुबह पेरिस शहर में हरकत स्थिति में आ गई। राजा लुई 16वें ने शहर में और अधिक सेनाएं बुला ली। अफवाहें फैल गई कि फ्रांस का शासक सेना को जनता पर गोली चलाने की आज्ञा देने वाला है और 7000 पुरुष और महिलाएं शीघ्र ही टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने जन सेना गठन करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अनेक सरकारी इमारतों पर धावा बोलकर उनमें हथियार और युद्ध सामग्री की तलाश शुरू कर दी। अंत में सैकड़ों लोगों ने पेरिस शहर के पूर्वी भाग की ओर प्रस्थान किया तथा बेस्टील नामक का किला, जो एक कारावास था, वहां पर हमला बोल दिया और बेस्टील जेल खाना के कमांडर की हत्या कर दी गई। वहां पर जितने भी कैदी थे उन सबको छुड़ा लिया गया। इस जेल के विध्वंस होने से फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत हो गया, तानाशाही का अंत हो गया। तो इस किले को फ्रांस के तानाशाही शासन के पतन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। निरंकुश शासन को मतलब आप समझते हो वह राजा जिस पर किसी का अंकुश ना हो। छठा पॉइंट है, आगे आने वाले दिनों में पेरिस शहर ए फ्रांस के दूर दराज के सभी भागों में अनेक विरोधी मोर्चे तथा हिंसात्मक विरोध देखे गए। ये सभी रोटी की ऊंची बढ़ रही कीमतों के कारण हुए। विद्वानों ने इन घटनाओं के एक लंबी श्रृंखला के रूप में देखा और फ्रांस में राजा को फांसी दिए जाने की ओर ले जाने वाली घटनाएं सिद्ध हुई। तो ये पहला प्रश्न था कि फ्रांस में क्रांति के क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे शुरू हुई। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से किस वर्ग को लाभ पहुंचा? किस वर्ग को सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? समाज के किस वर्ग को क्रांति के परिणामों से निराश होना पड़ा? तो ये दूसरे प्रश्न में 3 पॉइंटों को पूछा गया। तो जो पहला पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति से किस वर्ग को लाभ हुआ, तो इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी क्रांति से श्रमिक वर्ग तथा कृषक वर्ग को लाभ हुआ। इसका कारण यह था कि ये समाज के सबसे शोषित वर्ग थे। करों के बोझ से दबी आम जनता को भी राहत मिली। स्वतंत्रता एवं समानता की कामना करने वाले लोग भी प्रसन्न थे। इसी प्रश्न में दूसरा पॉइंट पूछा गया है कि किस वर्ग को सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य किया गया फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति से अभिजात वर्ग, जिसे हम अमीर वर्ग कह देते हैं, सामंत वर्ग को सत्ता त्यागनी पड़ी। राजतंत्र का अंत हो गया। जागीरदारों, सामंतों और चर्च को अपने विशेषाधिकारों से हाथ धोना पड़ा। जो फ्रांस में सामंत और राजा और चर्च के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो सारे विशेष अधिकार समाप्त हो गए। इसी प्रश्न में तीसरा पॉइंट है कि समाज के किस वर्ग को क्रांति के परिणामों से निराश होना पड़ा? तो क्रांति से अभिजात वर्ग को ही निराशा हुई। अभिजात वर्ग जो राजा था, राजा के जो बड़े बड़े सामंत रिश्तेदार थे वो सामंत कहलाते थे। अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग, उनको निराशा हुई। इसके अतिरिक्त राजतंत्र के समर्थन
को भी क्रांति ने ही निराश किया होगा। तीसरा प्रश्न है, 19वीं और 20वीं सदी में विश्व समुदाय को फ्रांस की क्या देन थी? तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा भी जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति का 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विश्व के अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 में संपूर्ण विश्व को झंझोड़ कर रख दिया। विश्व के अनेक लोगों को इसका सीधा प्रभाव आगे आने वर्षों में महसूस किया। दूसरी बात है, यूरोप के करीब सभी देशों में तथा मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में नई क्रांति आंदोलन इसी क्रांति से प्रेरित हुई। अर्थात जो अमेरिका है, अमेरिका में जो क्रांति हुई उस क्रांति के जो आधारभूत टॉपिक्स थे, आधारभूत जो कारक थे, वो फ्रांसीसी क्रांति से ही लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। तीसरी बात यह है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को यूनानी स्वातंत्र्य युद्ध के एक क्रांतिकारी सेनानी टी कोलोकोट्रोस के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि मेरी दृष्टि में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के कर्मों ने सारे संसार की आंखें खोलकर रख दी हैं। और पहले राष्ट्रों को कुछ नहीं मालूम था। लोग सोचते थे कि राजा ही पृथ्वी के भगवान हैं और वे जो कुछ करते हैं उसकी तारीफ करने के लिए बाध्य हैं। इस वर्तमान परिवर्तन द्वारा लोगों पर शासन करना अब कठिन हो गया। फ्रांस के सैनिक जहां कहीं भी गए अपने साथ आजादी व समानता के विचार ले गए। इससे पुरानी सामंती व्यवस्था को धक्का लगा। पांचवी बात यह कि अधिकृत प्रदेशों में उन्होंने कृषि दासता की प्रथा को समाप्त कर दिया। जो लोगों से, जो गरीब जनता थी, उनसे फ्री में खेती करवाई जाती थी, दास थे जो, वो दास प्रथा खत्म हो गई और प्रशासन का आधुनिकीकरण किया गया। नेपोलियन की अध्यक्षता में फ्रांसीसी आक्रमण का जिन देशों ने विरोध किया उन्होंने अपने यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार किया। छठी बात, यूरोप की आगामी शक्तियां फ्रांस की क्रांति से प्रभावित देशों में पुरानी व्यवस्था को कायम करने में सफल ना हो सकी। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में जोरदार धक्का लगा। उन्हें शीघ्र ही यूरोप के हर कोने में पहुंचे हुए क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव के कारण मौत का शिकार होना पड़ा। विद्यार्थियों को चौथा प्रश्न है पहले पाठ का, जिन लोकतांत्रिक अधिकारों का हम आज उपभोग करते हैं और जिसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति में खोजी जा सकती है, उनके बारे में बताओ। तो विद्यार्थियों, आज हम भारत में लोकतंत्र में जिन अधिकारों का, जो हमारे मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, उनका प्रयोग कर रहे हैं। इनकी उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति से ही निकली। तो वो ये हैं, पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार, चौथा सुरक्षा और शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध करने का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। फ्रांस की क्रांति में अन्य अधिकारों की उत्पत्ति भी देखी जा सकती है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। विद्यार्थियों, लेसन फर्स्ट के 5वां प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि वैश्विक अधिकार का संदेश विरोधाभासों से भरा होता है? व्याख्या कीजिए। विरोधाभास क्या मतलब होते हैं कि कंट्राडिक्शंस। तो इसका उत्तर है कि हाँ, वैश्विक अधिकार का संदेश विभिन्न विरोधाभासी तथ्यों का मिश्रण था। क्यों? पहला, महिलाओं ने लिंग आधारित अधिकारों की घोषणा पत्र का विरोध किया था। दूसरा, जियां पॉल मरात ने इसका विरोध किया कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ अमीर लोगों को उपलब्ध था, गरीबों तथा दलितों को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। डेसास्मालिन्स्की ने आतंक के राज की आलोचना की, जिसका उपयोग स्वतंत्रता के अधिकार की परिपक्वता तथा इसको सीमित रखने के लिए किया गया। विद्यार्थियों, छठा प्रश्न अभ्यास का है, नेपोलियन के उत्थान की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? तो इसका उत्तर है, जब फ्रांस में कार्यपालिका तथा विधायिक परिषदों के बीच झगड़े के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ, नेपोलियन ने मौका पाकर 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। विद्यार्थियों, फ्रांस की क्रांति जो शुरू हुई थी 1789 से 1815 तक चली थी।
तो ये उस दौरान 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, वह पड़ोसी राज्यों को जीतने का अभियान पर निकल पड़ा। वहां के राजाओं को हटाकर वह स्वयं हथियाना चाहता था। तीसरी बात, उसने अपनी भूमिका का मूल्यांकन यूरोप को आधुनिक बनाने के वाले के रूप में व्यक्त किया। उसने लोगों को बताया कि मैं यूरोप को, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया कि मध्यकाल का जो यूरोप था उससे पहले जो सभी लोग अपने पूरे पाठ में लगे हुए थे, कोई नया कुछ करना चाह नहीं रहा था और आजीविका का साधन केवल भूमि थी। तो भूमि पर राजा और बड़े बड़े सामंतों का और चर्च का अधिकार था। तो नेपोलियन ने कहा कि मैं पूरे यूरोप को आधुनिक बनाऊंगा। चौथी बात, उसने कई नियम बनाए, जैसे कि निजी संपत्ति की सुरक्षा संबंधी नियम, निजी संपत्ति यानी कि जो जमीनों की रजिस्ट्री थी, खेतों की रजिस्ट्री थी, उससे संबंधित नए नियम बनाए। पांचवा, उसने अपने राज्य में माप तोल की एक समान पद्धति लागू की। तो इस प्रकार विद्यार्थी, वैसे तो ये जो चैप्टर है ये काफी बड़ा है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रश्न उत्तरों को इस वीडियो में मैंने समझाया है। और अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए मेरे अन्य वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।